तो बेटा प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं जी कि अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए हमें रेजिस्टर के साथ साथ दो और कंपोनेंट्स भी चाहिए होते हैं और वो है बेटा कैपेसिटर और इंडक्टर। यानी ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं एसी सर्किट के जिनकी मदद से बेटा हम क्या करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब है कि जब करंट किसी सर्किट में फ्लो करेगा वहाँ पे ये तीन कंपोनेंट्स लगे होंगे, तो ये तीनों क्या करेंगे बेटा अपोजिशन प्रोवाइड करेंगे करंट को। तो इन अपोजिशंस का जो कंबाइंड इफेक्ट है उसे इम्पीडेंस कहते हैं। जिस तरह आप वर्ड यूज करते हैं डीसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस का, क्योंकि वहां पे सिर्फ रेजिस्टर लगा होता है, तो यहाँ पे फिर आपके पास तीन अपोजिशंस आ गई, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर की रिएक्टेंस। इन तीनों को कंबाइंड इफेक्ट क्या कहलाएगा? इम्पीडेंस। सो द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ resistance of resistor, reactance of capacitor and reactance of inductor is called impedance। और बेटा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है जी Z के साथ। सो मैथमेटिकली Z इज इक्वल टू VRMS ओवर IRMS। अगेन लाइक रेजिस्टेंस, इसे भी बेटा हम ओम्स में मेजर करते हैं। इट्स यूनिट इज ओम। ओमेगा इसका सिंबल आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी आपको। ये जो टोटल अपोजिशन होगी एसी सर्किट की उसे हम नाम देंगे इम्पीडेंस का। ये नोट कर लें। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा, वो है हमारा आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट। ये रेस कर ओके बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाएंगी आरसी एंड आरएल सीरीज सर्किट। तो पहले बेटा हम डिफाइन कर लेते हैं कि आरसी सीरीज सर्किट कौन सा होता है। आरसी सीरीज सर्किट, आर बेटा किसका सिंबल? रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस। इसका मतलब रेजिस्टेंस बेसिकली रिलेट्स टू रेजिस्टर एंड कैपेसिटेंस रिलेट्स टू कैपेसिटर। तो इसका मतलब है ये बेसिकली एक ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर इन सीरीज लगे होते हैं एसी सोर्स के साथ। तो हमने बेटा इस टॉपिक में करना क्या है, हमने सबसे पहले एक ऐसा सर्किट ड्रॉ करना है जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर इन सीरीज कनेक्टेड होंगे विद एसी सोर्स, और उसके बाद बेटा हमने इस सर्किट की इम्पीडेंस को कैलकुलेट करना है। यानी ये सर्किट टोटल अपोजिशन प्रोवाइड, कितनी टोटल अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए बेटा हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है यहाँ से। तो पहले इसको डिफाइन कर लें, फिर बेटा हम इस सर्किट की इम्पीडेंस को कैलकुलेट करते हैं। सच अ सर्किट in which resistor and capacitor are connected in series is called RC series circuit. Are connected in series within AC source, are connected in series within AC source.
called RC series circuit. तो ये देखिए बेटा, सबसे पहले आपने लिया एक रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस है R, फिर बेटा आपने एक कैपेसिटर ले लिया जिसकी कैपेसिटेंस है C, और इन दोनों को इन सीरीज कनेक्ट कर दिया किसके साथ? AC सोर्स के साथ। ठीक हो गया बेटा? तो अब आपने ये देखना है कि जब अल्टरनेटिंग करंट इन कंपोनेंट्स में से गुजरेगा तो ये दोनों कंपोनेंट्स मिलकर टोटल कितनी अपोजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बेटा हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब वो अपोजिशन बेटा हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? उसके लिए बेटा हम इनकी वेक्टर डायग्राम्स लेंगे। अगर आपको याद हो, हमने AC थ्रू कैपेसिटर और AC थ्रू इंडक्टर पढ़ा था। तो करंट और वोल्टेज में कैपेसिटर के अक्रॉस क्या रिलेशन होता है? कौन लीड करता है और कौन लैग करता है? रेजिस्टर के अक्रॉस तो दोनों इन फेज होते हैं। उसमें लीड करता है हाँ, कैपेसिटर के अक्रॉस कौन लीड और कौन लैग कर रहा होता है? लीड कर रहा होता है वोल्टेज। कैपेसिटर के अक्रॉस ये दो डायग्राम्स आपने देखी हैं। रेजिस्टर के अक्रॉस बेटा I और V क्या होते हैं? ये VR स्टैंड्स फॉर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। ये किसके लिए वेक्टर डायग्राम थी? सर ये कौन सा चैप्टर? फॉर रेजिस्टर, ये 16 है। फॉर रेजिस्टर वेक्टर डायग्राम यही थी ना। कैपेसिटर के लिए क्या थी? उसमें आपने देखा था कि करंट लीड कर रहा था। ये क्या आ गया? VC, और ये क्या आ गया बेटा? यही वेक्टर डायग्राम ड्रा की थी ना हमने। ये फॉर कैपेसिटर थी। अब आपने बेटा इन दो डायग्राम्स को कंबाइन करना है, और कंबाइन इस तरह करना है कि ये जो इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है कि रेजिस्टर के अक्रॉस दोनों इन फेज होने चाहिए, कैपेसिटर के अक्रॉस I को लीड करना चाहिए। तो अब कंबाइन कैसे करेंगे? तो कंबाइन ऐसे करें बेटा, सबसे पहले ये बेटा मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा I को भी रिप्रेजेंट करेगी और VR को भी रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि I और V क्या है? इन फेज है। अच्छा, अब जरा गौर करें, अगर मैं ये जो VC वाली लाइन है इसे मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर दूं, 90 डिग्री पे ड्रॉ कर दूं, तो इसका मतलब होगा कि VC I को फिर क्या करेगा? लीड करेगा। लिहाजा मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में बेटा ड्रॉ करने के बजाय मैं इसको ड्रॉ करूंगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका क्या मतलब होगा कि अब VC जो है ये I को लैग कर रहा है। यूं समझे, अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस 90 का एंगल बन रहा था, तो इधर नीचे क्या बनेगा? माइनस 90 का, और इधर कितना एंगल बन रहा है? 0 का। तो इसका मतलब है माइनस 90 0 से लैग कर रहा होता है, उससे कम है। ये जरा कॉन्सेप्ट समझिए, अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे 90 का एंगल बनेगा, इसका मतलब हो जाएगा VC जो है वो I को लीड कर रहा है। जब इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो VC है ये I को लैग करेगा। समझ गए मेरी बात? ये हमने इसमें अमेंडमेंट इसलिए की ताकि ये जो इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज हैं ये चेंज ना हो। अच्छा बेटा, अब उसके बाद आ जाए, ये जो VC वाली लाइन है, ये जो VC वाली लाइन है, इसको बेटा मैं यहां से ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है ना अभी, किसका? VR का और VC का। ये बिल्कुल इसके पैरेलल बेटा आप ये लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब है ये VC को रिप्रेजेंट करेगी, और अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ये बेटा इनका क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट। इसको मैं V से रिप्रेजेंट कर देता हूं जी, VRMS से। समझ गए मेरी बात? कि हमने क्या किया, जो वेक्टर डायग्राम्स थी उनको कंबाइन किया, फिर हमारे पास VR और VC है, इनका अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल बेटा आपने रिजल्टेंट VRMS निकाला। सर VC और VR पैरेलल है, देखिए ना। नहीं पैरेलल किधर? ये ऊपर वो कैपेसिटर की VC और VR रेजिस्टर की VR। वो ठीक है, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ पे चेंज नहीं हुए ना। हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने I और VR दोनों को ड्रा कर दिया, इसका क्या मतलब है? I और VR क्या है? इन फेज। अब अगर मैं VC को भी इसी लाइन पे ड्रॉ कर दूं
तो इसका मतलब है आई और वीसी क्या हो जाएंगे? इन फेज। ये तो गलत हो गया ना। अगर मैं ऊपर ड्रा कर दूं फिर वीसी लीड करेगा, फिर भी गलत हो जाएगा। इसलिए फिर हमने वीसी को क्या किया? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब ये 90 डिग्री लैग कर रहा है करंट को, उससे पीछे है। ठीक हो गया? ओके। तो अब बेटा ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है और इसके अंदर ये एंगल बन रहा है, ठीक है। और तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बेटा VRMS की वैल्यू फाइंड आउट करें, उसी से फिर हमें इंपीडेंस मिलेगी फ्रॉम फिगर। कैन वी राइट, हाँ पाइथागोरस थ्योरम बेटा क्या कहता है? VRMS का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ बेटा V इज इक्वल टू IR होता है, तो ये IRMS इनटू R, ये बेटा दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस VC की जगह आ जाएगा IRMS का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड पे क्या चीज कॉमन आ रही है? राइट हैंड साइड पे देखें आपके पास बेटा IRMS कॉमन आ रहा है। तो ये आ जाएगा बेटा VRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर इनटू R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ये IRMS को बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे ले लें, IRMS का स्क्वायर इट इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। तो अभी मैंने इंपीडेंस की जब डेफिनेशन पढ़ाई उसमें आपने देखा कि V ओवर I, VRMS डिवाइडेड बाय IRMS, ये बेटा इंपीडेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी जगह फिर हम Z, या क्योंकि स्क्वायर है दोनों के ऊपर तो ये Z स्क्वायर आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। ठीक हो गया? तो Z किसके इक्वल आ जाएगा? R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर अंडर रूट। XC को बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, XC बेटा किसके इक्वल होता है? 1 बाय ओमेगा C, या 1 ओवर 2 पाई FC भी लिख सकते हैं आप, बराबर यहीं तक आती है। अच्छा, अब आप बेटा देख सकते हैं फिगर में देखें, ये जो करंट I है और इनका ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज VRMS है, ये दोनों बेटा इन फेज नहीं है बल्कि इनके दरमियान फेज डिफरेंस है कितना? थीटा। तो ये थीटा हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वो भी बेटा हम इसी ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन थीटा ले लें, आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अगेन फ्रॉम फिगर टेन थीटा बेटा किसके इक्वल होगा? क्योंकि उससे पहले देखेंगे हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं जी। नाउ द फेज डिफरेंस थीटा बिटवीन I एंड VRMS इज टेन थीटा आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर पे क्या चीज है? VC, बेस है VR, ठीक है। टेन थीटा आ जाएगा, VC बेटा किसके इक्वल है? IXC, IRMS की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, और ये IRMS इनटू R, ये और ये बेटा क्या हो गया? कैंसिल। तो टेन थीटा किसके इक्वल आ गया? XC बाय R। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? टेन इनवर्स XC बाय R, और XC बेटा किसके इक्वल होता है?
1 बाय ओमेगा सी, तो ये बेटा 1 बाय ओमेगा सी आर आ जाएगा। क्लियर जी? मसला है इसमें जस्ट एक वो जो आपकी फिगर है वो आपने ठीक तरह से बनानी है, उसके बाद आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी और ये सारी कैलकुलेशन फिर उसी से आपने करनी है। अच्छा, तो अब जिन बच्चों को आरसी सीरीज सर्किट में कोई इशू है, समझ नहीं आई है, वो अभी मैं दोबारा आरएल सीरीज सर्किट पढ़ाऊंगा, तो सेम उसकी कैलकुलेशन है। कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आया तो उससे आप दोबारा समझ सकते हैं। यानी इस सर्किट में हमने रेजिस्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट करके इम्पीडेंस निकाली है ना, तो अभी क्या करेंगे, रेजिस्टर और इंडक्टर को हम कनेक्ट करेंगे। ओके बेटा, तो आरएल सीरीज सर्किट को फिर डिफाइन करें। आरएल सीरीज सर्किट कौन सा सर्किट हुआ जी? सच अ सर्किट in which resistor and inductor are connected in series with an AC source is called RL series circuit। ये देख लें बेटा, अगेन एक रेजिस्टर ले लिया आपने और उसके साथ इन सीरीज क्या कनेक्ट करेंगे, इंडक्टर को। ये आपका रेजिस्टर आ गया R और ये बेटा आपका इंडक्टर आ गया जिसकी इंडक्टेंस है L और ये बेटा आपका AC सोर्स। सो अगेन क्या करना है हमें, सर्किट की इंपीडेंस निकालनी है और इंपीडेंस कैसे निकलेगी, इसकी जो आपने वेक्टर डायग्राम्स पढ़ी हुई हैं रेजिस्टर की भी और इंडक्टर की भी। अगेन रेजिस्टर के अक्रॉस बेटा आपने क्या देखा है, फॉर रेजिस्टर आपने बेटा देखा है कि जो I और V है वो क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। इंडक्टर के लिए क्या होते हैं, कौन लीड करता है बेटा, वोल्टेज करंट को लीड कर रहा होता है। ये बेटा V L आ गया, क्योंकि यहाँ पे दो वोल्टेजेस हैं, तो इसीलिए मैं सबस्क्रिप्ट R और L लिख रहा हूँ, एक इंडक्टर का वोल्टेज है और एक रेजिस्टर का। इन दो फिगर्स को बेटा कंबाइन करना बहुत आसान है। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आप I और VR को ले लें, वर्टिकल पे ऑलरेडी आपके पास VR मौजूद है, इसमें हमें अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो जब इन दोनों फिगर्स को बेटा आप कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट फिगर क्या बनेगी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बेटा किस किस को रिप्रेजेंट कर रही है, एक I को और दूसरा VR। अच्छा, ये I उसका इंडक्टर का भी है और रेजिस्टर का भी है। उसके बाद ये ऊपर नजर नहीं आएगा, थोड़ा नीचे करके नो सर, चलो ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या बन गया बेटा, ये क्या बन गया, VL, ठीक है। अच्छा, तो ये जो VL है इसी के आप पैरेलल या लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करके इनका रिजल्टेंट निकालना है ना आपने, इस VL और इस VR का रिजल्टेंट निकालना है। तो VL को आप इस VR के हेड के साथ ज्वाइन करें, ये भी क्या आ गया VL, और ये क्या बन जाएगा इनका रिजल्टेंट VR। ठीक हो गया बेटा? और इनके दरमियान फेज डिफरेंस कितना है, थीटा। तो फ्रॉम फिगर ये जो VR है ये I का की है, हाँ आई करिए, दोनों इन सीरीज है, ऑब्वियसली सेम करंट विल पास थ्रू दैट। तो ये बेटा बन जाएगा
तो वी आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। तो ये बेटा बन जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू एक्स एल का स्क्वायर। कॉमन ले लें बेटा, क्या चीज़ आ रही है? आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। आई आर एम एस को बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर लें, तो ये बेटा आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। तो ये वी ओवर आई इम्पीडेंस बन गया, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, और जेड किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर इंटू एक्स एल का स्क्वायर। और एक्स एल चूंकि बेटा होता है किसके इक्वल? ओमेगा एल के इक्वल, तो ये ओमेगा एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटा आपने इम्पीडेंस निकाल ली। तो ये इम्पीडेंस किसकी आई है? तो अगेन आई और वी आर एम एस में बेटा फेज डिफरेंस कितना होगा वो भी देखते हैं। Now the phase difference between I and VRMS is, तो वो बेटा कितना हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू VL ओवर VR। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? VL किसके इक्वल है? IRMS का स्क्वायर इंटू स्क्वायर XL। IRMS इंटू R, ये कैंसिल हो गए, tan थीटा आ गया बेटा XL ओवर R। तो थीटा किसके इक्वल आ गया? XL ओवर R। और XL किसके इक्वल होता है? ओमेगा L ओवर R। हाँ जी, सो लेक्चर इज ओवर जी।